हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपावत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है हमारे जो AIB 19 का एग्जाम हुआ था। AIB 19 के एग्जाम के बाद जो ऑफिशियल आंसर किया गया उसको देखने के बाद कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको देख करके लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो सकते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको देख के लगता है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ उन क्वेश्चन के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं या किस कारण की वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। यानी कि बेरेक के भी मैं साइड में फोटो लगाते जाऊंगा, बेरेक के जहां से भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, यहाँ कॉन्ट्रावर्सी आ रही है, जहां पर कॉन्ट्रोडिक्टरी हो रहा है पार्ट, वो चीजें मैं प्रूफ के साथ यहाँ लगाता जाऊंगा। ताकि क्या होगा, आपको अगर ऑब्जेक्शन उठाना है तो भी आपको पता चल जाएगी भाई कहां से मुझे ऑब्जेक्शन उठाना है। ऑब्जेक्शन के लिए जहां वहां आपको प्रूफ बताना पड़ेगा वो आप कैसे बता सकते हो, वो चीजें भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेजे थे कि इन क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, उन सारे क्वेश्चन को मैंने रिव्यू कर लिया। उसके बाद मुझे करीब 14 के आसपास क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ 7 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जिनमें कि डाउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं या इसका आंसर चेंज हो सकता है। तो मैं सिर्फ उन 7 के बारे में आज बात करने वाला हूं, बाकी 7 के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उनको देख के मुझे लगता है कि वो डिलीट नहीं होंगे। आपका और कोई डाउट रह जाता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के आप पूछ सकते हो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं इसमें प्रूफ के साथ आपको एक एक चीज डीप में बताने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें डायरेक्ट की चीजें को भी एक एक करके पढ़ेंगे, तो ये वीडियो लंबा होने वाला है। दूसरी चीज ये कि भाई सबसे पहले तो लोगों को ये लग रहा है, मेरे जो पहले कमेंट आए थे उनमें ऐसा लग रहा है कि भाई सर हमारे सेट ए का बताओ, सेट बी का बताओ, सेट सी का बताओ, सेट डी का बताओ। तो भाई सारे ही सेट में क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम होते हैं, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ उनके सीक्वेंस में फर्क होता है। जैसे सेट ए में कोई पहला क्वेश्चन आ गया तो सेट डी में हो सकता है वो 12वां क्वेश्चन हो, सेट डी का जो 13वां क्वेश्चन हो वो हो सकता है इसमें सेट ए में दूसरा क्वेश्चन हो। तो इस तरह से सीक्वेंस ऊपर नीचे होते हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं होते। यानी कि जो मैं डाउटफुल क्वेश्चन बताने वाला हूं वो चारों ही सेट के लिए मान्य होंगे, यानी कि चारों ही सेट में वो क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको बस अपना सीक्वेंस ढूंढना है कि कौन से नंबर पे आपका वो क्वेश्चन दे रखा है, तो सिर्फ आपको सीक्वेंस ढूंढना है। ठीक है, दूसरी चीज है कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन डिलीट हो जाए। मान लीजिए कोई एक AIB ने एक क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन मान लेते कि पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन दिया, इसके ऑप्शन दे दिए A, B, C और D, 4 ऑप्शन दे दिए। अब इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की उसमें सही किसको माना, डी को सही मान रहेगा। लेकिन जब आप ऑब्जेक्शन उठाते हो और ऑब्जेक्शन में पता चलता है कि इसका जो सही आंसर है वो डी नहीं है और सही आंसर कौन सा है, सही आंसर ए सही आंसर है। क्वेश्चन सही नहीं सही है, इसका आंसर जो इन्होंने बताया वो गलत बता दिया, आंसर दूसरा है। तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को जो है डिलीट नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसका आंसर चेंज कर दिया जाएगा, डी से ए कर दिया जाएगा। जो लास्ट में OMR शीट आती है, जो लास्ट में जो आंसर की आती है फाइनल आंसर की, उसमें सिर्फ इसके आंसर को बदल दिया जाएगा, क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक से ज्यादा सही आंसर हो रहे तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। अब क्वेश्चन को डिलीट करने पे आपके नंबर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे। अगर आपने जो सही क्वेश्चन किया, मान लो आपके 45 नंबर आ रहे हैं और आपने जो क्वेश्चन सही किया वही क्वेश्चन ये AIB वाले डिलीट कर देते हैं, तो आपके नंबर कितने रह जाएंगे, आपके नंबर 44 ही रह जाएंगे। तो आप पे क्या फर्क पड़ेगा, आप फेल हो गए, आप पास हो गए, आपको क्या चीजें बदलेगी, इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बना रखा है, इसमें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो 5-10 मिनट का और एक्स्ट्रा टाइम खींच जाएगा। तो अगर आपको देखना है, जानना है कि आपके नंबर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेरी पुरानी वीडियो, लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको पूरा बता रखा कि आपके नंबर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन डिलीट होने वाले, एक एक क्वेश्चन में लेके चलूंगा। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके चारों आंसर पढ़ेंगे, फिर जो ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने जो आंसर मान रखा है वो देखेंगे और कौन सा सही आंसर है इसकी जगह पे वो देखने वाले। पहला क्वेश्चन तो यही है कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इन्होंने मान रखा है सी वाला यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों इन्होंने सही मान रखे। चलो ठीक है, ये तीनों सही भी है। लेकिन जब आप इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अनुच्छेद 239A को शामिल किया गया। और 239A में क्या दे रखा है इस पॉइंट के अनुसार, इस पॉइंट के अनुसार ये दे रखा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। ये इस पॉइंट के हिसाब से कहां दे रखा है, 239A में, इस पॉइंट के अनुसार दे रखा है। लेकिन जब आप ये पढ़ोगे 239A, इसमें ये महिलाओं के आरक्षण के बारे में कोई बात नहीं की गई है। जबकि असल में क्या है, असल में जब आप ये निकालोगे तो इसमें 239AA करके ऑप्शन है, 239A डबल ए, ये सिंगल ए वाला था, सिंगल ए में अलग बात बता रखी, डबल ए वाले में बता रखी है किसके बारे में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षण का प्रावधान करता है। यानी कि डबल ए वाले में ये इसके बारे में बता रखा है, सिंगल ए वाले में नहीं बता रखा है। तो यानी कि ये ऑप्शन ही गलत हो गया, और अगर यहाँ डबल ए होता तो ये सही हो जाता। तो इस हिसाब से
थोड़ा कंट्रोवर्सी आ रही है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट ही होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन बदलने का कोई चारा नहीं है, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं बैठेगा। अगर मान लो या ये मान के चलते तो इनमें से कोई भी सही नहीं बैठेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इस क्वेश्चन को डिलीट ही किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है ये वाला, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धाराओं में सपिंड संबंधों के संबंध में चर्चा की गई है। अब इसको थोड़ा सा समझना, ये दिमाग गर्म कर देने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना। मैं बैरेक्ट लेके भी आ जाता हूं। अब इसमें मैंने बैरेक्ट को हर एक चीज यहाँ पे बैरेक्ट से फोटो खींच के यहाँ नहीं लाया हूं, क्योंकि पूरा बढ़ जाता है और आपको फिर क्वेश्चन ही दिखाई नहीं देता। सबसे पहले तो इसकी धाराओं को देखो, इसमें इन्होंने सही आंसर क्या मान रखा है, ए बी की ओर से ये डी वाला सही आंसर है, ठीक है, ए बी की ओर से डी वाला सही आंसर है। अब अपन बैरेक्ट में देख लेते हैं सारी चीजें। धारा 3F1, धारा 3F1 जब आप बैरेक्ट में पढ़ोगे निकालते ही धारा 3F1, तो 3F1 में सपिंड संबंधों के बारे में प्रावधान कर रखा है। आपके पास बैरेक्ट हो तो तुरंत खोल के देख जाइए, 2 मिनट में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये 3F1 इतना ये सब इसमें दे रखा है, यानी कि यहां तक तो चारों ऑप्शन क्या है, सही हो गए, ठीक है। अब बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, धारा 5 का 5th पॉइंट, धारा 5 का 5th पॉइंट, जब धारा 5 का 5th पॉइंट निकालोगे तो यहां देखिए धारा 5 का 5th पॉइंट हो सकता है आपको दिख रहा हो, तो धारा 5 के 5th पॉइंट में भी किसकी बात कर रखी है, धारा 5 के 5th पॉइंट में भी सपिंड संबंधों के बारे में बात कर रखी है। तो ये ऑप्शन तो हो गया सही, ये ऑप्शन सही हो गया, यानी कि बाकी तीनों ऑप्शन गलत होने चाहिए, और अगर ये ऑप्शन सही है तो इन्होंने जो दे रखा है वो गलत है। लेकिन जब अपन ये वाला पढ़ते हैं बी वाला कि धारा यहां तक तो सही है, इसके बाद 5 का 4 बता रखा है, 5 का 4 जब आप पढ़ोगे तो 5 के 4 में प्रतिष्ठित नातेदारी के बारे में बता रखा है, सपिंड संबंधों के बारे में नहीं बता रखा है, यानी कि 5 का 4 वाला ये गलत हो गया, और इसमें भी 5 का 4 दे रखा है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन पूरा ही गलत हो गया। बच्चा कौन सा, डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन में इसमें धारा 3F1 और 2 दोनों बता रखी है। अब 3F1 और 2 दोनों पढ़ोगे आप तो 1 और 2 दोनों में सपिंड के बारे में बता रखा है, यानी कि यहां तक तो ये भी सही है। इसके बाद धारा 3G का स्पष्टीकरण बता रखा है, धारा 3G का स्पष्टीकरण मैं यहां लेके आया हूं, ये धारा 3G का स्पष्टीकरण है। इस स्पष्टीकरण को पूरा पढ़ लो, इसमें कहां पर सपिंड संबंधों के बारे में बता रखा है, इसमें कहीं पर भी डायरेक्टली तो सपिंड संबंधों के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको फिर जब आप वापस दोबारा ध्यान से पढ़ोगे तो यहां क्या लिखा हुआ है, खंड च और खंड छ के प्रयोजनों के लिए। अब खंड च जब आप पढ़ोगे, खंड च, तो खंड च में सपिंड संबंधों के बारे में बता रखा है, यानी कि अगर इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें सपिंड संबंधों के बारे में कहीं नहीं दिखा रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन मान लो इसका और भी आप इसका इंटरप्रिएट करते हो और इसके अंदर च के अंदर जाकर के उसे सही मानते हो कि भाई इसमें च के बारे में बता रखा है, इसके बाद हम च भी जाकर के पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये आंसर जो है ये वाला भी सही है। यानी कि क्या होगा, 2 ऑप्शन हो रहे हैं, या तो ये दोनों आंसर सही होंगे या फिर सिर्फ ये ए वाला सही होगा, लेकिन जो इन्होंने बता रखा है कि सिर्फ डी सही है वो तो गलत है, यानी कि ये क्वेश्चन भी क्या होगा, ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से डिलीट होगा। या तो इसका आंसर इस चीज को नहीं माना जाए और इसका आंसर चेंज करके ए कर दिया जाए, इस डी को चेंज करके ए कर दिया जाए तो ये सही हो जाएगा, या फिर अगर इस चीज को माना जाता है कि धारा च या लिखा हुआ है तो च भी जाकर के पढ़नी है, ऐसा अगर माना जाए तो ये 2 आंसर सही हो जाएंगे, तो इसकी वजह से इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। तो इसमें 2 चीजें बन रही है, या तो ये क्वेश्चन ही डिलीट होगा या फिर इसका आंसर चेंज होकर के ए हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बता रखा है, अगला क्वेश्चन बता रखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए कितना इंतजार करना होता है। अब इन्होंने जो सही आंसर मान रखा है वो मान रखा है सी वाला, यानी कि ये आधिकारिक तौर पर अदालत की अनुमति के बिना तुरंत बाद शादी कर सकता है। यहां क्या लिखा हुआ है, तुरंत बाद शादी कर सकता है। लेकिन जब आप ये धारा 15 में आपके लिए लेके आया हूं, यहाँ पे धारा 15, इस धारा 15 को आप पूरा पढ़ लीजिए। कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेगा, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तुरंत बाद शादी कर सकेगा या अदालत की अनुमति के बिना तुरंत बाद शादी कर सकेगा। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, जब आप ये पूरा पढ़ोगे इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भाई अपील करने का कोई अधिकार ही नहीं बचा हो, या कोई समय ही अपील करने का हो, अपील करने का समय ही निकल गया हो, या विवाह के पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण हो गया हो, विधिपूर्ण होगा, या ऐसा कोई भी अपील का कोई प्रावधान नहीं बचा हो, यानी कि या तो उसने न अपील की हो, या फिर अपील करने का समय निकल गया हो, या फिर अपील करने का कोई प्रावधान ही नहीं बचा हो, ऐसी स्थिति में जाकर के वो पुनः विवाह कर सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि तुरंत बाद जाकर के शादी कर सकता है। तो भाई धारा 5 में ये चीज तो नहीं लिखी हुई है, ये चीज नहीं लिखी हुई है, जबकि इन्होंने सही आंसर इसी को माना है। तो इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर
या तो चेंज होकर डी हो जाएगा या फिर इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया जाएगा। अब इसमें से और कोई नहीं आंसर, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं कर करके इसका सिर्फ आंसर चेंज कर देंगे, इसमें डी को सही आंसर मान लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन ये वाला, मध्यस्थ का वर्णन करने वाले सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 21W के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल है? ठीक है, यहां आपको ध्यान रखना है कि इन चारों में से कौन सा शामिल है। अब इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में कौन सा मान रखा? बी मान रखा। बी यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये चारों इस परिभाषा में शामिल है। किसके अनुसार? एआईबी की जो ऑफिशियल मार्कशीट है, ये ऑफिशियल जो आंसर किया है उसके अनुसार ये तीनों जो है सही मान रखे, और दूरसंचार नियामक को सही नहीं मान रखा, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटर्स को इन्होंने सही नहीं मान रखा, यानी कि ये शब्द इस परिभाषा में नहीं है। लेकिन जब आप ये परिभाषा पढ़ोगे, ये परिभाषा भी मैं लेके आ गया, कौन सी परिभाषा है? ये वही है 2-1 का डब्ल्यू था ना, देख लेते हैं एक बार। 2-1W, हाँ 2-1W की ये परिभाषा में यहाँ लिखे, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, दोनों में से पढ़ सकते हो। तो यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइबर कैफे शब्द तो आपको मिल जाता है, साइबर कैफे शब्द था वो आपको यहां मिल गया। दूसरा शब्द कौन सा मिल गया? नेटवर्क सेवा प्रदाता है, ये शब्द भी आपको यहां मिल गया। कौन सा मिल गया? नेटवर्क सेवा प्रदाता है, और साइबर कैफे भी आपको मिल गया। तो यहां पर आके देखो, यहां पे क्या दे रखा है? नेटवर्क इंटरनेट सेवा प्रदाता, ये आपको यहां मिल गया, और साइबर कैफे ये भी यहां मिल गया। लेकिन इन्होंने कौन सा मान रखा? इन्होंने तीसरा भी मान रखा है। तीसरा कौन सा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब आप इसमें देखने जाओगे तो इसमें कहीं पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं लिखा हुआ है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो इन्होंने ये मान रखा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब या तो ये नहीं है, ये तीसरा वाला नहीं है। अब तीसरा वाला हटा दोगे तो इनमें से ऑप्शन कौन सा बचा? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। अब पहला शब्द तो है, दूसरा शब्द दूरसंचार नियमांक। अब इसको जब आप पढ़ने जाओगे तो इसमें भी दूरसंचार नियमांक एक डायरेक्टली तो नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ टेलीकॉम सेवा प्रदाय लिखा हुआ है, टेलीकॉम सेवा प्रदाय, जिसका मतलब थोड़ा बहुत वही होता है जो इसका टेलीकॉम सेवा प्रदाय का थोड़ा बहुत मतलब दूरसंचार नियमांक के जैसा ही होता है। अब अगर इसको सेम माना जाता है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहां से? बी से चेंज होकर के, ये बी वाला को हटा करके बी से चेंज होकर के इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगर उसको नहीं माना जाता है, यानी कि जो सेम अर्थ निकल रहा है लेकिन थोड़ा वर्ड अलग है, उसको नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया जाएगा? डिलीट कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जनरली नहीं बोलता हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज इसको या तो शेयर करना, सबसे ज्यादा तो इसको शेयर करना, और आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही मेहनत लगी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? नियोक्ता की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? 4 वर्ड दे रखे, कारखाने का अधिभोगी, ठेकेदार, कारखाने का प्रबंधक और कारखाने का प्रबंध निर्देशक। अब इसको भाई लॉ का एक नियम है कि अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा हो, हिंदी में कुछ चीजें होती है, हिंदी में लॉ करना एक बहुत कठिन काम है। मैं आपको बता दूं, आपको कई सारे जो हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी छोटी छोटी क्लिप भी आपने देखी होगी, वो भी बोलते हैं कि भाई हिंदी में लॉ करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इसमें वर्ड ही ऐसे खतरनाक होते हैं जो इंग्लिश में तो एक बार में समझ में आ जाएंगे, लेकिन हिंदी में आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आपको इंग्लिश वाला भी पढ़ लेना चाहिए। मैंने अपनी एलएलबी हिंदी मीडियम से करी है, लेकिन मुझे जब समझ में नहीं आती ये चीजें, या जब मैंने यही भी दिया था तो मैंने भी यही किया था कि भाई इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे, ताकि उससे क्या होता है आपको क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं, कारखाने का अधिभोगी कहां गया? हाँ, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत निम्नलिखित में से नियोक्ता की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? नियोक्ता की परिभाषा यानी कि एम्प्लॉयर की जब परिभाषा आप इस अधिनियम में देखोगे, मैं परिभाषा भी यहां लेकर के आओ, ये परिभाषा एम्प्लॉयर की परिभाषा होगी, इसी अधिनियम में दे रखी है, एम्प्लॉयर की परिभाषा होगी। अब एम्प्लॉयर की परिभाषा में आप जो शब्द जो ये पूछ रहे हैं उनमें से देखोगे तो कॉन्ट्रैक्टर शब्द तो ये यहां दे रखा है। कौन सा? कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर, तो ये शब्द तो मिल गया। दूसरा कौन सा है? मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री, ये दोनों शब्द देखने। अब यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री, तो ये दोनों शब्द भी यहां कहीं दे रखे थे, अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। एम्प्लॉय वेंडर डायरेक्टर, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, ये मिल गया आपको।
उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री, मैनेजिंग डायरेक्टर भी ये आपको मिल गया। मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री और कॉन्ट्रैक्टर, तीनों शब्द आपको मिल गए। कौन से? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री और कॉन्ट्रैक्टर, ये तीनों शब्द तो मिल गए। यानी कि एम्प्लॉयर की परिभाषा में ये तीन शब्द दे रखे। कौन सी? दूसरा, चौथा और तीसरा। दूसरा, चौथा और तीसरा। अब ये ऑप्शन कहीं पर है ही नहीं, और इन्होंने कौन सा मान रखा है? डी वाला सही मान रखा है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा इन्होंने सही मान रखा है, जबकि परिभाषा में मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री है, कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री इस परिभाषा में कहीं नहीं है। ये परिभाषा में लेके आया हूं, आप भी पूरा चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो। इसमें ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, यानी कि ये जो आंसर है ये डी वाला ये गलत है, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ही नहीं। बाकी तीनों तो है लेकिन फर्स्ट वाला नहीं है, और इन्होंने कौन सा माना है? ये फर्स्ट वाला माना है। तो ये भी यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। अब या तो इसका सही आंसर होना चाहिए था 2, 3 और 4, ये वाला सही होना चाहिए, लेकिन 2, 3, 4 इसमें कहीं पर भी है ही नहीं। तो इसका मतलब इसका क्या होगा? इसमें इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है इसमें, इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि सही ऑप्शन इसमें है ही नहीं। परिभाषा मैंने आपको बता दी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के वापस पढ़ भी सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कौन सा? अगला क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या है कि रिटेलर रियल एस्टेट डेवलपर ए ने एक प्रमुख भूमि के मालिक बी के साथ उसकी संपत्ति खरीदने के लिए एक अनुबंध किया। अनुबंध में यह शर्त रखी गई कि ए 50 लाख रुपए अग्रिम भुगतान करेगा और शेष 1 करोड़ रुपए 6 महीने के भीतर कर देगा। बदले में बी की भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद बी ने बिक्री का विलय हाँ, तो अब इसमें इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और इसमें सही कथन चुनना है। अब सही कथन जब चुनने जाओगे तो भाई पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो। इसमें कोई भी ये ऑप्शन तो हो गया चलो गलत। ए के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लाया जा सकता क्योंकि अनुबंध का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। ये तो साफ साफ गलत हो गया, एकदम क्लियर ही गलत हो गया। इन्होंने सही कौन सा मान रखा? इन्होंने सही मान रखा ये सी वाला, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत शक्तियों वाले सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर हो सकता है। इन्होंने सही, ए बी ने ये मान रखा है। और जब फर्स्ट ऑप्शन पढ़ोगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसका भी कोई काम नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। अब बचते हैं ये दो ऑप्शन। एआईबी ने कौन सा मान रखा है? एआईबी ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 वाला सही मान रखा है, जबकि इसको जब आप पढ़ोगे तो इसमें भाई आ रहा है स्पेशल रिलीफ एक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम इसके तहत हुआ है। तो मुझे जहां तक लगा, क्योंकि इसका मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला, तो मैं एकदम 100% इस क्वेश्चन के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जहां विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के बारे में आ रहा है तो मुझे जहां तक लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सी मान रखा। तो इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं, हो सकता है ये हट भी जाए, हो सकता है हटेगा तो नहीं क्वेश्चन, या तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा कि भाई सही आंसर बी मान लिया जाएगा, या फिर जो है यूं का यूं रह जाएगा, लेकिन इसमें डिलीट होने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो इसका आंसर ही चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है इसमें कुछ भी हो, क्योंकि इसका सही चीज कहीं पे मुझे मिली नहीं, तो मैं लाके नहीं आ पाया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें किस लिए भूमि अधिग्रहित कर सकती है? किस लिए भूमि अधिग्रहित कर सकती है? इसमें इसका ऑफिशियल आंसर तो इन्होंने ए दे रखा है, ए यानी कि फर्स्ट और दूसरा, रणनीतिक उद्देश्य से और परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना बनाने के लिए कर सकती है। लेकिन इसका जो ये तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए, इसको इन्होंने सही नहीं माना है। लेकिन जब आप ये अधिनियम पढ़ोगे, इस अधिनियम की धारा 2 में दे रखा है, मैं आपको ये अधिनियम भी लेके आया हूं। अब ये अधिनियम तो इतना धारा 2 क्या है, थोड़ी ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए आपको हो सकता है दिख नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूँ। ये धारा 2 है इसी अधिनियम की, धारा 2 जब आप पढ़ोगे तो इसमें यहां पर नीचे देखो, नीचे यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये पब्लिक प्राइवेट भागीदारी। या तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके देख लेना कि इसके 2 के 2 में, 2 के ख के 2 में, 2 के ख के 2 में, 2 के ख के 2 में साफ साफ लिखा हुआ है पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए कर सकती है। तो ये चीज कहां लिखी हुई है? साफ साफ लिखी हुई है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। या तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए से हटा करके ये हो जाएगा 1, 2 और 3, इस डी को सही आंसर मान लिया जाएगा, तो जाकर के ये क्वेश्चन सही हो जाता है। तो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने साफ आपको धारा 2 भी बता दिया, आप चाहो तो इंटरनेट से डाउनलोड करके आप खुद चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको इतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी क्योंकि बहुत बड़ा पेज है इसीलिए। अब आपको अगर कोई डाउट हो रहा है कि भाई मैंने जो क्वेश्चन बताए वो हट जाते हैं,
तो आपके नंबर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, AIB 19 क्वेश्चन डिलीट होने पर क्या प्रभाव होगा। ये वाली वीडियो जाकर के आप देख सकते हो। अब मान लो जैसे आपके 45 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपके अभी तक की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार 45 सही हो रहा है, उनमें से 2 डिलीट हो जाते हैं या 3 डिलीट हो जाते हैं, तो भाई आपके नंबर तो 2 या 3 कम हो जाएंगे, यानी कि आपके 43 रह जाएंगे या 44 रह जाएंगे। तो फिर आपके पास होने की क्या चांसेस है, कैसे उसके बाद भी कम नंबर होने के बाद भी आप कैसे पास हो सकते हो, क्या लक फैक्टर क्या काम करेगा, ये सब चीजें मैंने इस वीडियो में बता रखी है, तो आप जाकर के ये देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद कुछ लोगों के मुझे कमेंट ये भी आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट के, कि सर हमने जो OMR शीट है उसमें गड़बड़ कर दी। अब ये कमेंट मेरे को 2-3 दिन से आ रहे थे, मैं देख रहा था, लेकिन मैं इस पे एकदम एक्यूरेट वीडियो लाना चाहता था, इसीलिए मैं रुका हुआ था। लेकिन अब मुझे जानकारी मिल गई है कि इसके बारे में क्या है। अब इसमें 4 चीजें, OMR शीट के बारे में 4 चीजें, 3 चीजें तो ऐसी जिनमें अगर आपने गड़बड़ कर भी दिए तो भी आपका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपका रिजल्ट एक बार के लिए रोक दिया जाए और उसके 10-15 दिन बाद रिलीज किया जाए, लेकिन 1 या 2 मिस्टेक ऐसी है, वो अगर आपने करी है तो आपको AIB 19 में पास ही नहीं किया जाएगा, आपका रिजल्ट पूरा ही फेल हो जाएगा, आपको AIB 20 देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो वो क्या मिस्टेक है, वो पूरा मैं OMR शीट ही एक मंगवा के OMR शीट ही यहाँ पर लगाऊंगा और आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन से क्वेश्चन और है जो आपको लगता है कि डिलीट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।